ताइवान स्ट्रीट एक संकीर्ण लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता जो ताइवान और मेनलैंड चाइना के बीच स्थित है। देखने में ये जगह बस समुद्र का एक हिस्सा लगती है, लेकिन इसका महत्व केवल भौगोलिक नहीं है। ये एक राजनैतिक, सामरिक और आर्थिक युद्ध भूमि बन चुका है। ये वही स्थान है जहां तीन सबसे शक्तिशाली विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं: चीन का विस्तारवाद, अमेरिका का रणनीतिक प्रभुत्व और ताइवान की स्वतंत्र पहचान की आकांक्षा। जब हम ताइवान की बात करते हैं तो हमें समझना होता है कि इसका इतिहास केवल कुछ दशकों पुराना नहीं है। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हुई और माओ जेडोंग की अगुवाई में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया, तब हार चुके नेशनलिस्ट नेता चैंग काई शेक अपनी सरकार और समर्थकों के साथ ताइवान चले गए। वहां उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनाई और यहीं से शुरू हुआ एक जटिल और लंबा संघर्ष, एक देश दो सरकारें। चीन ताइवान को कभी भी एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता। उसके लिए ताइवान केवल एक भटका हुआ प्रांत है जिसे वो किसी भी कीमत पर फिर से अपने नियंत्रण में लाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान की अपनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, स्वतंत्र चुनाव होते हैं, वहां प्रेस की आज़ादी है और एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी मौजूद है। ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल कुछ ही देशों ने उसे आधिकारिक मान्यता दी है। इस पूरी लड़ाई की जड़ केवल इतिहास या पहचान तक सीमित नहीं है। इसका गहरा रिश्ता है आधुनिक टेक्नोलॉजी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से। ताइवान आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप निर्माता है, खासकर TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसकी चिप्स आपके स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर्स तक हर जगह इस्तेमाल होती हैं। इन चिप्स के बिना दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था रुक सकती है। अमेरिका, यूरोप, भारत, जापान, सभी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां इन पर निर्भर है। यही कारण है कि सिर्फ चीन ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र ताइवान पर है। अगर कल को ये सप्लाई चेन बाधित होती है, चाहे युद्ध से, प्रतिबंध से या ब्लॉकेट से, तो इसका असर हर इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा। चीन बार बार ये संकेत देता रहा है कि अगर ताइवान ने स्वतंत्रता की दिशा में कोई निर्णायक कदम उठाया तो वो बलपूर्वक उसे रोकने के लिए तैयार है। मिलिट्री अभ्यास, फाइटर जेट्स की उड़ानें, समुद्री युद्ध अभ्यास, ये सब दिखाता है कि वो किसी भी समय परिस्थिति को नियंत्रण में लेने को तैयार है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में सैकड़ों बार अपने लड़ाकू विमानों को भेजा है, एक तरह की मनोवैज्ञानिक रणनीति जो लगातार दबाव बनाए रखे। वहीं अमेरिका ताइवान को भले ही आधिकारिक रूप से एक देश ना मानता हो, लेकिन उसके साथ गहरे रणनीतिक और व्यावसायिक संबंध रखता है। ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के तहत अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है कि वो ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य सहायता देगा। इसका मतलब है, यदि चीन हमला करता है तो अमेरिका तटस्थ नहीं रहेगा। यह स्थिति किसी भी क्षण एक छोटे से स्पार्क से बड़ी ज्वाला बन सकती है। अमेरिका और चीन के युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में आमने सामने रहे हैं। एक छोटी सी चूक, एक गलत निर्णय या एक उत्तेजनात्मक घटना और पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस सकता है। इंडो पैसिफिक की रणनीति अब सिर्फ चीन और अमेरिका की बात नहीं रह गई है। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश भी हैं जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से सतर्क है क्योंकि चीन के साथ उसकी अपनी सीमाएं और सामरिक प्रतिस्पर्धा है। भारत ने कभी भी ताइवान को खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया, लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट संकेत देती है कि वो इंडो पैसिफिक में चीन के वर्चस्व को चुनौती देने के पक्ष में है। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इसी प्रयास का हिस्सा है। भारत समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के माध्यम से एक स्थिर और रूल बेस्ड ऑर्डर को बढ़ावा दे रहा है। इस पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य में सबसे कठिन स्थिति है ताइवान की अपनी जनता की। वहां के नागरिक इस अनिश्चितता के बीच जी रहे हैं कि कब, कैसी और कहां से हमला हो सकता है। वो पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक पॉन बन चुके हैं, न खुद पूरी तरह आज़ाद, न पूरी तरह सुरक्षित। ताइवान की सरकार चीन के मिलिट्री दबाव का सामना कर रही है और एक तरफ अमेरिका की आश्वासनपूर्ण लेकिन अस्थिर सामरिक रणनीति पर भरोसा कर रही है, क्योंकि सच तो यह है कि अमेरिका की हर एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी नीति होती है और कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में अमेरिका ताइवान के लिए वैसे ही खड़ा रहेगा जैसा वो आज दिखा रहा है। इस पूरे संघर्ष में एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर युद्ध हुआ तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगी। तेल और गैस के दाम आसमान छू सकते हैं, बाजार गिरेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर ठहर जाएगा और सबसे गंभीर, लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी।
चीन की रणनीति दीर्घकालिक है। वो एक रात में हमला नहीं करेगा। पहले वो राजनीतिक दबाव डालेगा, फिर साइबर अटैक से इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर करेगा, फिर शायद इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाएगा और अंत में अगर दुनिया ने विरोध नहीं किया तो मिलिट्री एक्शन की संभावना बनेगी। ताइवान स्टेट का संकट किसी भी रूप में शुरू हो, इसका अंत किसी एक देश की जीत या हार से तय नहीं होगा। ये पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। लोकतंत्र, आर्थिक सुरक्षा और टेक्नोलॉजिकल प्रगति, तीनों के लिए ये एक अग्नि परीक्षा होगी। और शायद यही इस मुद्दे की सबसे बड़ी विडंबना है। एक छोटा सा द्वीप जो अपनी पहचान और लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, आज एक ऐसे ग्लोबल चेसबोर्ड पर खड़ा है जहां हर चाल पर विश्व व्यवस्था का भविष्य टिका है। दुनिया देख रही है, लेकिन क्या वो समय पर समझेगी या तब समझेगी जब बहुत देर हो चुकी होगी? गंभीर विराम। इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा, और शायद बहुत जल्द।